अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु तोरिया की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। बकरियों में पीपीआर रोग की समस्या और इससे बचाव व उपचार। मिर्च की उपज को हानि पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। प्रदेश के जो किसान किन्हीं कारणों से खरीफ फसलों की बुआई नहीं कर पाए हैं और उनके खेत खाली पड़े हैं, तो वो तोरिया की फसल उपज करने वाली किस्मों का चुनाव कर लें तथा तोरिया की वैज्ञानिक तकनीक से खेती अगर आप करेंगे तो वो इस फसल से अच्छा लाभ तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही आगे चलकर इसमें गेहूं की फसल भी आप ले सकते हैं। तो तोरिया की वैज्ञानिक विधि से खेती की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। आज आपके बीच में हम बात करने जा रहे हैं तोरिया फसल के बारे में। यह एक ऐसी फसल है जो खरीफ में यदि किसान भाई ने खेती की किसी फसल की और वर्षा की स्थिति खराब होने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है या वर्षा नहीं होती है, फसल सूख जाती है, तो ऐसी स्थिति में रबी मौसम आने के पूर्व किसान के पास ये एक अवसर होता है कि वो तोरिया फसल की खेती कर ले गेहूं के पहले। खरीफ और रबी के बीच में एक तीसरी फसल के रूप में इस फसल को लिया जा सकता है और इसकी बोनी का समय अभी चल रहा है सितंबर महीने में, मतलब 20 सितंबर तक आपको इसकी बोनी कर देना उचित होता है। देखना होगा कि हमारे खेत की मिट्टी ऐसी हो जो भुरभुरी बन सके, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी इस खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। खेत को आप 2-3 बार आड़ी और तिरछी जुताई करके खेत को बारीक भुरभुरा तैयार कर लें और इसके बाद आप खेत में पटेला लगा दें। पटेला लगाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भूमि में जो नमी का संरक्षण हुआ है वो नमी हवा में न उड़ पाए और मिट्टी के अंदर नमी रहे। फिर तोरिया की किस्मों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्वालियर क्षेत्र है, यहाँ मुरैना अनुसंधान केंद्र पर एक जवाहर तोरिया 1 करके एक किस्म का विकास किया गया है। यह किस्म 80 से 82 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन जो है 12 से लेकर 15 कुंटल, और यदि आपने सारी चीज़ें अच्छे से की हैं तो 18 कुंटल तक पैदावार इसकी आसानी से किसान भाई ले सकते हैं। एक और किस्म के बारे में बता दें, भवानी करके किस्म आती है और एक टाइप 9, ये तोरिया की ही किस्में हैं। इनमें से तीनों किस्मों में जो बीज मिल जाता है किसान भाई को उसका बीज का उपयोग करें। और बोने के पहले मेटालेक्सिल दवा आती है, इस दवा को बीज में लगाना ना भूलें। 6 ग्राम दवा 1 किलो बीज के मान से उपयोग करनी है। बीज उपचार कर लें और बीज उपचार करने के बाद आप इसकी बोनी करें। बोनी की गहराई जो है 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक रखें। इससे अधिक गहरा बोने पर तोरिया का अंकुरण प्रभावित होता है। अब बात आती है इसमें खाद पाने की क्या व्यवस्था करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो खाद के लिए यदि हो सके तो 5 टन इसमें केंचुआ की खाद यदि मिल जाती है वो डालें, वो नहीं मिलती है तो 8 से 10 टन तक सड़ी हुई गोबर की खाद डालें प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद जो रासायनिक उर्वरक की मात्रा जो आपूर्ति करनी है उसमें इसमें इस फसल को नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास और गंधक की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको नाइट्रोजन 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम इसमें फास्फोरस,
15 किलोग्राम इसमें पोटास और 20 किलोग्राम इसमें गंधक की आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति के लिए आपको मेरा एक सुझाव होगा कि सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से यदि आप स्फुर की आपूर्ति करते हैं तो उसमें जो आवश्यकता गंधक की है उसकी आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इस उर्वरक में 12% गंधक होता है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, गंधक की पूरी मात्रा आपको बोते समय आधार खाद के रूप में देनी है। बाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा आधी बची है, यानी कि 60 किलोग्राम की जो आधी मात्रा 30 किलोग्राम बचती है, उसको हम यूरिया के माध्यम से पहले पानी जब लगाएंगे फसल में 30 से 32-35 दिन तक, उस अवस्था पर आप डाल दें यूरिया के माध्यम से। अतिरिक्त फसल के रूप में सावधानी आपको ये बरतना है कि फसल में खरपतवार यदि खेत में ज़्यादा निकलते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ताकि क्योंकि कम अवधि की फसल है, यदि खरपतवार ने शुरुआत में अधिक संख्या में पैदा हो गए तो आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी और पैदावार नहीं, जितना पैदावार हम उम्मीद करते हैं वो नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम जैसी फसल बोते हैं, फसल बोने के बाद एक पेंडीमेथ्रिन दवा आती है मार्केट में, ये दवा 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर मान से, यानी कि व्यापारिक उत्पाद यदि आप लेने जाएंगे तो 3.5 लीटर दवा 1 हेक्टर में लगती है। इसका उपयोग करें। 1 लीटर पानी में 7 ml दवा का घोल बनाएं और फसल बोने के तुरंत बाद इसका आप छिड़काव कर दीजिए मिट्टी में, जिससे कि फसल में 20 से 25 दिन तक कोई खरपतवार नहीं निकलेगा। यहाँ पर बताना चाहेंगे, माहू यदि प्रकोप इस फसल में वैसे नहीं करती है, लेकिन यदि कभी इसमें जब फली लगती है उस अवस्था में माहू का प्रकोप होता है तो मेटासिस्टोक्स दवा आती है, वो नहीं मिलती है तो इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है। इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव कर देंगे तो फसल में माहू के प्रकोप से बच जाएगी। और तोरिया फसल की कटाई के उपरांत आप दिसंबर माह में फर्स्ट वीक में या दूसरे हफ्ते तक गेहूं की बोनी कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप तोरिया फसल को अपने फसल चक्र में स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से खरीफ में यदि आपको उत्पादन नहीं मिला है तो रबी के मौसम के पहले एक फसल आपके पास और है, इसका आप बताइए तकनीक से यदि उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा पैदावार मिल जाएगी और आर्थिक लाभ होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे और आगे भी आपको देंगे बहुत सी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, दिखे तूने बंसरी जुआ, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बरसात के मौसम में अगर बकरियों में होने वाले रोगों की बात की जाए तो पीपीआर रोग मुख्य रूप से दिखाई देता है। ये वायरस से होने वाला रोग है जिसका नियंत्रण समय से अगर ना किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे बकरी पालक भाई बकरियों को इस रोग से किस तरह से बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर केपीएस कुशवाहा। बकरियों में बहुत से रोग होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग हैं, परजीवी रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। उन्हीं में से एक विषाणु जनित जो रोग है जिसको हम पीपीआर कहते हैं या बकरियों की प्लेग कहते हैं, ये अत्यधिक संक्रामक और बहुत ही घातक विषाणु जनित रोग है। मुख्यतः ये रोग भेड़ एवं बकरियों में ही पाया जाता है। विशेषकर जो भेड़ और बकरियों के जो नवजात बच्चे हैं उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इस रोग में बकरियां ज़्यादा ग्रसित होती हैं भेड़ों के अपेक्षा। बकरियां करीब 90% तक प्रभावित हो सकती हैं और मरने की संख्या 40 से 70% तक हो सकती है। और इसमें जो है मांस उत्पादन कम हो जाता है और खाल की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। रोग जो फैलने का माध्यम है, ये रोग बीमार बकरियों के माध्यम से स्वस्थ बकरियों में फैलता है।
तथा कई बार जो गाभिन मादा हैं उससे नवजात बच्चों में भी ये बीमारी फैल जाती है। जो इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है, ये अगर एक बार रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोग फैलने का जो 4 से 10 दिनों तक हो सकता है। बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, इसमें तेज बुखार आता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाता है, मुंह से झाग आता है, नाक तथा आँख से पानी आता है और बाद में लसलसे स्राव में ये बदल जाता है। होंठ तथा जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और पशुओं को चारा खाने में या चरने में दिक्कत होती है। बकरियों को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस आँख में कीचड़ हो जाता है तथा आँखों की पुतलियाँ जो है आपस में सट जाती हैं। बीमारी के 1 सप्ताह के अंदर जो तीव्रता से ग्रसित बकरियाँ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो इसमें मृत्यु अवश्य हो जाती है। कभी कभी तेज बुखार में जो गाभिन बकरियां हैं उनमें जो है गर्भपात भी हो जाता है। जो रोग की जांच है उसके लिए हमको रोग के लक्षणों के द्वारा या एलिसा एक जो है विधि है उसके द्वारा करते हैं। एलिसा के लिए हमको प्रयोगशाला में जाना पड़ता है या जहाँ पे अच्छी लैब है वहीं पे करा सकते हैं। रोग से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो संक्रमित बकरियां हैं उनसे स्वस्थ बकरियों को अलग रखें और बाज़ार से जो खरीद करके बकरियां ला रहे हैं उनको लगभग 15 दिनों तक अपने घर की बकरियों से अलग रखें। कई बार क्या होता है, जो बाज़ार से बकरियां लाई जाती हैं वो बीमार होती हैं और जैसे जो घर की स्वस्थ बकरियां हैं उनको साथ में रखने से उनमें भी बीमारी आ जाती है। बीमार बकरियों का जो चारा पानी है उसकी व्यवस्था अलग रखें। जो बकरियां बीमार हैं उनके रहने और खाने पानी की व्यवस्था अलग रखें और मृत बकरियां जो हैं उनको गड्ढा खोद करके ज़मीन में दफनाएं। और जैसे ही रोग फैलता है वैसे ही शीघ्र अपने जो पास के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। रोग के उपचार के लिए कोई ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है चूँकि विषाणु जनित रोग है। फिर भी जीवाणु जनित रोगों के लिए जो है द्वितीय संक्रमण ना होने पाए इसके लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इनरोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सुबह शाम इंजेक्शन के माध्यम से लगा सकते हैं। इससे मुँह के छाले जो हैं उनके लिए जो लाल दवा आती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उसके घोल से उसको साफ़ करें और उसमें सुहागा जो है सुहागा का पाउडर बना लें और 4 भाग शहद मिला लें और उसको जो जहाँ पर छाले हैं वहाँ पर लगाएं तो इससे जीभ के छाले ठीक हो जाएंगे। बुखार होने पर पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करें और दस्त होने पर जो है उनको दस्त से बचाने के लिए दवाई देनी चाहिए। अगर उपरोक्त जो है इस तरीके का उपचार करेंगे तो इससे जो है बकरियां शीघ्र ठीक हो जाएंगी। इस बीमारी के बचाव के लिए एक टीका उपलब्ध है। उस टीके को जिन बकरियों की आयु 4 माह की होती है उससे अधिक आयु पे लगाते हैं। ये वर्षा ऋतु से पहले लगाया जाता है, मानसून आने से पहले लगाते हैं। 1 मिलीमीटर सबकुटेनियसली या जो खाल है उसके नीचे लगाते हैं और इस टीके का असर लगभग 3 वर्ष तक रहता है। जो बकरियां गाभिन हैं या ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में है उनको ये टीका नहीं लगाना चाहिए। उनको जब ब्याह जाए उसके बाद ये टीका लगाना चाहिए। अगर PPR का टीका लगाया जा रहा है तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। और यदि किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं तो इस रोग का टीका अवश्य लगवाएं ताकि PPR रोग से या बकरियों के प्लेग से बचा जा सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव बॉल हवा में। मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में। इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा। और इसी के साथ ETV स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के जो किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं और उनकी फसल में विभिन्न रोगों का प्रकोप हो जाता है और उस कारण किसान भाई अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप प्रारंभ से ही वैज्ञानिक बिंदुओं पर अमल करें तो इन रोगों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इन रोगों से मिर्च की फसल को किस तरह से बचाया जाए, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर RKS तिवारी से। मिर्ची में एक ही सबसे बड़ी समस्या है विषाणु वाली बीमारी की, लेकिन इसके लिए किसान भाई अगर शुरू से इस बीमारी के लिए नियंत्रण के लिए कुछ शुरू करें उपाय, तो इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता। पहला कि जो हम नर्सरी लगाते हैं, इसका जो थरा तैयार करते हैं, उसी में ये जो कीड़े हैं वो जब चूसते हैं इसका रस, तो वो नर्सरी अवस्था में ही विषाणुओं को अंदर प्रवेश करा देते हैं। मतलब जो नर्सरी का जो थरा है हमारा, वहीं से इसकी शुरुआत होती है रोग की। तो ये चूंकि छोटी जगह पे हम लगाते हैं हमेशा मिर्ची का थरा, तो उसमें कुछ नहीं है। जो मच्छरदानी हमारी आती है, अगर उसको हम चारों तरफ से ढक के रखें और एहतियात के तौर पे जब हम थरा लगाने वाले रहें, उसके करीब 1 हफ्ता पहले एक बार जो कीटनाशक दवाई है उसका हम उसके ऊपर छिड़काव कर दें। और उसके लिए डाइमेथोएट है, जो एक कीटनाशक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगभग 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में लगता है। दूसरा जो इमिडाक्लोप्रिड है, जो रस चूसक जो कीट हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। वो लगभग एक स्प्रेयर में लगभग 5 मिलीलीटर या पाउडर अगर है तो 5 ग्राम लगता है। तो इसको घोल के अगर छिड़काव करें तो जो थरा है नर्सरी प्रबंधन, वो अगर अच्छे से हो तो फिर बीमारी जो है वो न लगेगी। दूसरा, किसान भाई क्या करते हैं कि जो पिछले साल के कुछ जो पेड़ हैं वो भी बचा के रखते हैं, और वो मुख्य कारण बनते हैं बाद में ये विषाणु रोग के फैलाव के लिए। विषाणु रोग को हम रोक सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं, इसको समूल नष्ट नहीं कर सकते। तो समूल नष्ट करने के लिए पुराने पौधे अगर रोग ग्रसित हैं उनको उखाड़ के रखें, अलग रखें, और जैसे ही हम थरा रोकते हैं उसके 4-5 दिन बाद दानेदार दवाई आती है, जो कीटनाशक दवाई, जैसे एक आता है कार्बाफ्यूरान, वो करीब 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। उसको हम डाल दें तो 20 से 25 दिन तक उसमें हमें फिर कीड़ों के जो चूसक कीड़े हैं उनके प्रकोप की संभावना कम रहेगी। और दूसरा ये कि ये क्रम हम जारी कब करते हैं, जब हमें लक्षण दिख जाते हैं, और हम ये क्रम लगातार 20-25 दिन तक दानेदार दवाई के सहारे फसल रहेगी, और उसके बाद फिर नियमित 7 से 10 दिन में जो कीटनाशक दवाई हैं उनका छिड़काव करते रहें। तो जब फूल की अवस्था में फसल आएगी तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी और उसमें विषाणु का आक्रमण नहीं होगा। कीटनाशक छिड़काव के लिए इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हैं, एसिटामाप्रिड भी ले सकते हैं, और ये लगभग दोनों 5 से 6 ग्राम या मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर लगती है। 80 ग्राम या 80 ml करीब 1 एकड़ में लगता है। तो इस तरह से ये किसान भाई अगर करें, विषाणु रोग से उनको नियंत्रण मिलेगा। पहली नज़र पे अगर 1-2 पौधों में ये दिखता है तो उन पौधों को उखाड़ दें। ये लालच न करें कि ये पौधे जो है ना इसमें मिर्ची आएगी, क्योंकि जितने की मिर्ची नहीं आएगी उससे ज़्यादा का नुकसान कर देते हैं बाद में। दूसरा ये कि इसमें उगठा रोग लगता है, जिसमें मिर्ची के पौधे सूखते हैं, और वो तभी सूखते हैं जब फूल की अवस्था आने लगती है, उसके पहले हमें पता नहीं चलता। उसमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो थरहा हम लगाते हैं उसको पहले एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा आती है, तो उसका थरहा को डुबा के रखें और फिर दूसरे दिन उसको रुपाई करें, ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब रुपाई खेत में करते हैं तो ट्राइकोडर्मा नाम की जो जैविक फफूंदनाशी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करीब 8 किलो 1 एकड़ में लगता है। तो उगठा रोग के नियंत्रण के लिए भी हमें शुरू से सजग रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिसमें उगठा रोग कम लगता है, उन किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्ची की फसल को किसान भाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी सितंबर में एक और बीमारी इसमें आती है, जिसमें ऊपर के जो फुनगे हैं मिर्ची के वो सूखने लगते हैं। थोड़ा सा पानी बादल रहते हैं तब ये ज़्यादा आती है, और वो फुनगे सूखने लगते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे पता चलता है कि पूरे पौधों में ये फैल जाता है।
तो जरा सा भी अगर इस तरह के लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हों तो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर में, मैनकोजेब डाल सकते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर में और इनका छिड़काव कर सकते हैं। बत्तख पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाइयों, क्या है ये प्रबंधन कार्य, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार। अगर आप बत्तख पालन से जुड़े हुए हैं तो इन बरसात के दिनों में उनके प्रबंधन पर थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि बरसात का दिन संक्रमण का काल होता है और इन दिनों बत्तख भी इससे दुष्प्रभावित हो सकती हैं। तो आपकी जब जरा सी लापरवाही से इसके 2 दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक तो अंडोत्पादन में कमी और दूसरा उनमें मृत्यु दर की बढ़ोतरी। तो कई प्रकार की व्याधियों से बचने के लिए आपको 2-3 बातों का विशेषकर ख्याल करना इन दिनों नितांत आवश्यक है। पहला तो बत्तख का जो घर है उसमें चूंकि नमी रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनके घर में चूने का छिड़काव नियमित रूप से किया करें, अर्थात इसकी वृद्धि आजकल बढ़ा देनी होगी। सप्ताह में 2 बार कम से कम 3 से 4 दिनों के अंतराल पे कली चूना को लेकर के और उसे फोड़ करके छिड़काव करें। यह कीटाणुनाशी का काम करता है और वहाँ के नमी को भी अवशोषित करता है और इस नमी के रहने से बहुत तरह के फफूंदजन्य समस्याएं और उनके पाचन तंत्र संबंधी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उसके घर के आसपास भी आजकल साफ सफाई सुनिश्चित करें। अगर घर के आसपास कीचड़ या फिर गंदगी है, बदबू है, तो इससे उनके अंडोत्पादन की क्षमता दुष्प्रभावित होती है और उनके जो बर्तन हैं, पानी के बर्तन या फिर खाना के बर्तन, उसको 1% लाल पोटास अर्थात पोटासियम परमैंगनेट के घोल से प्रतिदिन आजकल साफ किया करें, क्योंकि वो भी एक संक्रमण के सशक्त माध्यम बन जाते हैं। उनके खाने में कभी भी बासी भोजन का आजकल प्रयोग न करें। साफ स्वच्छ एवं ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पानी भी अगर आप चापाकल से लेते हो तो आप निश्चित तौर पे उसमें फिटकिरी का प्रयोग किया करें सप्ताह में 2 दिन कम से कम, जिससे वो कीटाणु रहित हो जाया करेगा। उसके घर की तहकीकात नितांत आवश्यक है, क्योंकि घर अगर उसका बाड़ा चूड़ रहा होगा तो उसकी रिपेयरिंग या मरम्मत आजकल अवश्य ही करवा लें। आप ध्यान रखें कि अगर बत्तख को दस्त की शिकायत देख रहे हैं, उनके बीट अगर पतला है, पानी जैसा है, उजला है और उसमें हरापन आ रहा है, तो तुरंत आप निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर उनका इलाज करावें, क्योंकि ये घातक संक्रामक रोगों के सूचक होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आपकी जरा सी लापरवाही आप बरतते हैं तो आपके बत्तखों की मृत्यु दर हो जाती है। अगर साधारण दस्त की बीमारी है तो आप उन्हें ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथाजोल की दवाएं शारीरिक वजन के अनुपात में पशु चिकित्सक की सलाह पर लेकर के आप उन्हें दे सकते हैं, तो यह कारगर साबित होता है। आजकल बत्तख में अरुचि की शिकायत हो जाती है, भोजन कम उठाते हैं, कोने में सुस्त पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा भी देना फायदेमंद होता है। कोई भी बी कॉम्प्लेक्स या लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा 5 लीटर पानी में 5 से 10 मिलीलीटर दवा मिलाकर अगर बत्तख को आप खिलाते हैं तो फायदेमंद होगा। ये 5 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर दवा 20 से 25 बत्तखों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अन्य एक प्रमुख घटक बत्तख पालन के लिए बरसात के दिन में अगर सुरक्षा की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज की बत्तख जिस पानी में रहता है, अर्थात जो तालाब है या फिर उसका जल का स्रोत है, उसकी साफ सफाई सुनिश्चित करें, क्योंकि मूसलाधार बारिश के चलते बाहर का पानी और उसके साथ साथ कई तरह के कीड़े मकोड़े जीवाणु कीटाणु उसमें आ जाते हैं। अपने तालाब हैं तो आजकल चूना का प्रयोग कम से कम 15 दिन पर एक बार अगर बरसात में करते हैं तो तालाब का पानी कीटाणु रहित होगा। इसके लिए 1 एकड़ के अगर आपका तालाब है तो उसके लिए 25 से 35 किलो चूना उपयुक्त होता है देने के लिए। अगर छोटा स्थान है तो पोटासियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम पनागर, जिला जबलपुर के कृषक धीरज शर्मा ने। यह जरबेरा की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो धीरज शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हाँ, जरबेरा के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जरबेरा एक ऐसा फूल है जिसकी बाजार में अभी काफ़ी मांग रहती है और कटे फूल के रूप में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसकी 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं, सिंगल, सेमी डबल और डबल। जो सिंगल और सेमी डबल किस्में हैं उनको तो ज़्यादातर घर की शोभा बढ़ाने के लिए क्यारियों में प्रयोग करते हैं, और जो हमारी डबल वाली किस्में हैं उनको हम कटे फूल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जो डबल वाली किस्में हैं उसमें आजकल बाज़ार में जिन किस्मों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कोई भी रंग हो, गहरा होना चाहिए और उसका फूल का जो केंद्र बिंदु है वो काले रंग का होना चाहिए। उसकी बाज़ार में बहुत अच्छी मांग है। और जो किसान भाई जरबेरा लगा रखे हैं इस समय, क्योंकि रोपाई का समय तो अभी नहीं है, फरवरी मार्च में या अक्टूबर नवंबर में किसान भाई इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सलाह यही देते हैं किसान भाइयों को कि एक बार रोपाई करने के बाद में अधिक से अधिक 3 साल तक अच्छी गुणवत्ता के फूल मिलते हैं। उसके बाद किसान भाई अगर अच्छा प्रबंधन करते हैं तो 1 या 2 साल तक और अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 3 साल के बाद आपको जो जरबेरा आपने लगा रखा है उस जगह को बदलना ही पड़ेगा और पौधे भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी किस्में हैं कि इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ासतौर से फफूंदी वाली बीमारियां और वायरस काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई ऐसी किस्मों का चयन करें जो रोगरोधी हों और कीट कम से कम लगते हों। परंतु जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है जरबेरा, उनको मैं बताना चाहूँगा कि बरसात का मौसम चल रहा है, अभी बारिश हो रही है, तो जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, परंतु जिन किसान भाइयों ने खुले क्षेत्र में लगा रखा है वहाँ पर इस समय बीमारियाँ काफ़ी आ रही हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले पत्ती की जाँच करा लें और ख़ास तौर से उसमें जो भी कवकनाशी या फफूंदीनाशी या कीटनाशी जो भी प्रयोग करें वो जांच के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से आने वाली होती हैं। और वायरस से जो आने वाली बीमारियां हैं वो वाइट फ्लाई एक मक्खी होती है, उसके द्वारा फैलाई जाती है। तो अगर किसान भाइयों को उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसमें सबसे पहले कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी में भी जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। आजकल कोराजन एक नई दवा आई है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर है परंतु अच्छी दवा है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसमें देखा गया है कि इसमें जो बीमारियां हैं वो जो जहाँ पे जड़ और तना जहाँ जुड़ता है उसको क्राउन कहते हैं, उस जगह से शुरू होती हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो क्राउन वाला पोर्शन है हमारा वो हमेशा ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ऊपर रहेगा तो बीमारियां कम आएंगी, अगर उसको मिट्टी के अंदर कर देंगे आप तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। इसलिए किसान भाइयों को रोपाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे जड़ और तना जुड़ा हुआ है उसको क्राउन वाले हिस्से को हमेशा ज़मीन से ऊपर रखें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि के सोलर पंप का उपयोग एवं महत्व जानकारी, धान की अधिक उपज हेतु फसल का प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।